गुड मॉर्निंग बच्चों। आप जो बेसिक केमिस्ट्री के एक वीडियो अपन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं जिसमें अपन ने देखा कि एटम से ही सब कुछ बना हुआ है, ऐसा अपन कैसे कह सकते हैं, है ना। उसका अपन ने शुरू से लेकर अब तक का पूरा देखा था कि जो सबसे पहले अपने पास साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या कहा, फिर उससे आगे फिर अपन लास्ट में जॉन डाल्टन पे आके रुके थे। ठीक है, उसके बाद में वो चीज़ें वहीं ख़त्म नहीं हुई तो बेटा आगे चलती गई। आज बेसिक्स में ये जो सेक्शन है बेटा इन दो वीडियोस का, इसमें मैंने सिर्फ ये कवर किया कि केमिस्ट्री में अपने क्या क्या फंडामेंटल्स काम आने वाले हैं थ्रू आउट सभी चैप्टर्स को अच्छे से समझने के लिए। इन दो वीडियोस के बगैर भी, इन सारी चीज़ों के बगैर भी अपन कुछ शुरुआती चैप्टर्स को समझ सकते हैं, बट एक जो कॉन्फिडेंस वाली बात होती है ना कि अच्छे से, उसके लिए कहीं ना कहीं अपने को इन चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो एक वीडियो अपन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। जो सेकंड वीडियो है वो ये है कि एटम की तो बात कर ली अपने कि सब कुछ एटम से बना हुआ है। अब बात करते हैं एग्जैक्टली एटम का ऐसे बना हुआ है या एटम कैसा है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो सबसे पहले बात करें स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, सबसे पहले तो बात आती है साइज ऑफ एटम की। तो बेटा पिछले वीडियो में भी अपन ने बात करी थी कि अगर अपने पास में एटम की साइज को देखना है कि या फील भी करना है या महसूस भी करना है कितना छोटा, तो अगर अपने पास एक बाल है, हेयर है अपना सिर का बाल या कहीं भी, उससे अगर अपन यूं 5 लाख टाइम्स सीधा फाड़ देते हैं बाल को, यूं ऐसे नहीं ऐसे, है ना, तो अपने पास जितना पतला वो बचता है ना बाल, फिर 5 लाख बार यूं फाड़ने के बाद में उतना छोटा होता है अपने पास में एटम। ठीक है, उसके अलावा अगर अपन बात करना चाहे वो तो चलो ठीक है सर, अपन ने कंपैरेटिव स्टडी कर ली। एग्जैक्ट अगर अपन बात करें तो वो क्या, तो बेटा एटम जो है यूं मान के चलो अगर तुम्हारे पास कोई 1 मीटर की रोड है, उसके अगर तुम 10 बिलियन टुकड़े करते हो, है ना, तो जाके अपने पास में एटम की साइज की कुछ चीज आ पाती है। जैसे कि अब 10 बिलियन से ये कितना होता है, तो 1 मीटर के नीचे देख लो ये 10 जीरो लगे हुए हैं बेटा। अब ये 10 जीरो दिखने में इतने बड़े नहीं लग रहे होंगे कि हाँ ठीक है कोई खास बात नहीं है, लेकिन अगर मान के चलो ये 1 मीटर है, कंपैरेटिव स्टडी करते हैं अपन, इसका अगर ये 1 जीरो हटाना है ना तो इसके कम से कम इसके 10 टुकड़े करने पड़ेंगे अपने को। ठीक है, तो 10 टुकड़े करने के बाद में अपन मान लेते हैं ये आ गया। ठीक है, अभी भी अपने पास में 9 जीरो बचे हुए हैं, है ना। अपन क्या करते हैं, फिर एक और जीरो अपने को हटाना है। एक और जीरो अगर अपने को हटाना है तो अपन क्या करेंगे, इसके 10 टुकड़े करेंगे। इसके अगर अपन ने 10 टुकड़े कर दिए तो अपने पास में सिर्फ इतना सा पार्ट बच रहा है जो कि 1 सेंटीमीटर है। ये तो पता होगा ना, 1 मीटर के अगर अपन 100 टुकड़े कर देते हैं, 1 मीटर के 2 जीरो टाइम मतलब 100 टुकड़े कर देते तो 1 सेंटीमीटर अपने पास आ गया। अब बेटा इस 1 सेंटीमीटर के भी अगर अपन 10 टुकड़े और करते हैं तब जाके अपने पास में 1 mm आता है। अब 1 mm के भी सोच के देखो, अभी तो 1 10 100,000 10,000 या फिर लाख 10 लाख एंड करोड़, अभी 1 करोड़ टुकड़े करना बाकी है। अभी एक टुकड़ा और अपन करें ना, यहाँ पे ये जीरो और हटाना हो तो 1 mm के भी 10 टुकड़े, फिर उसके 10 टुकड़े, फिर उसके 10 टुकड़े, तो अंदाजा लगा सकते हो कितना ज्यादा छोटा हो गया। या फिर एक और समझे अपन थोड़ा सा, तो यूं लेके चलो, ये अगर अपने पास में पेन है, पेन का ये जो सामने अगर अपने पास तुम्हारे पास जो पेन है उठा के देखो, पेन की जो नोक होती है ना बेटा, यहाँ पे एक गोल गोल सा लगा हुआ रहता है, यहाँ पे ऊपर की तरफ एक गोल गोल सा स्पेयर सा लगा हुआ रहता है यहाँ पे ऊपर। अगर उससे तुम एटम का न्यूक्लियस मान के चल रहे हो तो एक अच्छी खासी साइज का जो रूम है वो पूरा का पूरा एटम होता है। सॉरी, न्यूक्लियस पे तो अपन पहुंचे ही नहीं अभी, अपोलॉजीज। अभी अपन बात करें सिर्फ एटम की, तो ये क्लियर हुआ। अच्छा, अब अगर अपन बात करें कि यहां देखते हैं, अब ये आ गया अपने पास में न्यूक्लियस। एटम के अंदर क्या होता है बेटा, एटम को जब अगर फर्दर स्टडी किया गया अलग अलग एक्सपेरिमेंट से, तब देखा गया या पाया गया, देखना तो मैंने बताया ना एटम कोई अच्छे से पॉसिबल नहीं है, तो न्यूक्लियस को देखने की तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, है ना। तो उन्होंने नोटिस किया कि जो एटम है उसके सेंटर में एक चीज है, उसी के अंदर सारा का सारा जो वजन है ना, सारा का सारा वजन एटम का, सारा का सारा नहीं मतलब ज्यादातर, मतलब यूं मान के चलो 99.99% वेट उसके इसी पार्ट के अंदर रहता है। 99.9% वेट इस न्यूक्लियस में रहता है, और बाकी ये जो पार्ट है ये खाली रहता है ना, काफी यहाँ पे काफी खाली स्पेस रहता है, और ये काफी टाइटली पैक्ड रहता है बहुत अच्छे से, है ना। और ये जो न्यूक्लियस है, अब ये कितना छोटा होता है बेटा, न्यूक्लियस का साइज तुम मान के चलो, एक एटम के भी अगर अपन 1 लाख टुकड़े कर दे तब जाके अपने पास में न्यूक्लियस आता है। 1 लाख टुकड़े किसे कहते हैं, 1 लाख। तो यूं मान के चलो तुम यहां पे जैसे वहां नीचे 10 जीरो थे, यहां पे इस बार 15 जीरो है, कितने 15 जीरो, 5 जीरो एक्स्ट्रा, मतलब कि एटम से भी तुम सोच सकते हो कितना ज्यादा छोटा हो गया अपने पास में न्यूक्लियस। अच्छा, एक चीज और बेटा, 10⁻⁻10 मीटर का क्या सेंस है। ये 10⁻⁻10 मीटर को समझने के लिए ये ध्यान दो बेटा, यहाँ पे एक बात बताओ, यहाँ पे अपने पास में 10 जीरो लगे हुए नीचे, तो 8th क्लास के मैथमेटिक्स में शायद तुमने देखा होगा कि 1 मीटर यहाँ पे 10⁻10
ये जो 10 जीरो है ना यहाँ पे नीचे, इन्हें अपन यूँ लिख सकते हैं 10⁻⁻10। नहीं देखा तो जो 8th क्लास की मैथमेटिक्स में करवाऊंगा मैं ये चैप्टर, तब एक बार ये लेक्चर भी अटेंड कर लेना, ये चीज़ समझ में आ जाएगी अच्छे से। यहाँ पे बेटा 1 मीटर डिवाइडेड बाई 10⁻10 मीटर, इसे जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो 10⁻−10 मीटर में चला जाएगा। अच्छा ये बेटा एग्जैक्टली बेसिक मैथमेटिक्स है, जो भी अपन कवर कर लेंगे। अगर ना समझ में आया तो डोंट बी पैनिक, अभी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान दो, ठीक है। ये समझ में आ गया, ये मैं बाद में समझा दूंगा, ओके। अब न्यूक्लियस तो इससे भी काफी ज्यादा छोटा हो गया, या फिर मैं कहूं 10⁻−15। -15 कैसे, 15 जीरो थे तो इसे लिख सकते हैं 1 मीटर या 1 मीटर डिवाइडेड बाई 10⁻15। ये 10⁻15 ऊपर गया तो 10⁻−15 मीटर। अच्छा ये बात अपन कर चुके हैं। ऑलमोस्ट कंप्लीट मास ऑफ एटम इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एटम। ऑलमोस्ट कंप्लीट मास के करीब करीब जो सारा मास होता है वो कहां प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है एटम का, ठीक है। उसके बाद में अब चलो ठीक है, समझ में आ गया। तो ये न्यूक्लियस का इसे बना हुआ है, और ये जो खाली जगह है ये खाली क्यों पड़ी है, यहाँ क्या है, तो ये भी देखते हैं जरा थोड़ा सा। तो एटम देखो जनरली बेटा 3 चीजों से मिलकर बना हुआ रहता है अपने पास में, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या है, ये क्या है वो भी देखते हैं एक बार, लेकिन इनमें से कौन कहाँ कहाँ रहता है, किसका घर कहाँ है एटम के अंदर, वो तो देख ले एक बार। तो बेटा जो अपने पास में प्रोटॉन है, जो अपने पास में प्रोटॉन है और ये जो न्यूट्रॉन है, ये दोनों के दोनों तो रहते हैं कहाँ पे, न्यूक्लियस में। जो अपना प्रोटॉन है और अपने पास में जो न्यूट्रॉन है, ये दोनों के दोनों अपने रहते हैं न्यूक्लियस में। और बात करें अगर अपन इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वो एक जगह टिकता नहीं है। इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा क्या शैतान है, वो यहाँ पे चक्कर काटता रहता है चारों तरफ न्यूक्लियस के, है ना। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एटम। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो तो प्रेजेंट है न्यूक्लियस में, एटम के में। एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एटम। जो इलेक्ट्रॉन अपने पास में न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काटता रहता है। अच्छा समझ में आया। बेसिक अपन देख लेते हैं एक बार। अपन ने इसमें देखा क्या है, और अगर समराइज करें इतने को ऊपर एक बार अपन तो अपने पास में जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, इसके अंदर पहले तो अपन ने बात करी एटम कितना छोटा होता है। तो ये अपने को समझ में आया कि एटम एक्चुअल में बहुत 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 ज्यादा छोटा होता है, 10⁻−10 मीटर के ऑर्डर का, या 1 मीटर डिवाइडेड बाय 1 के आगे 10 जीरो लगा देना अपन, या 10 बिलियन, इतना छोटा। 1 मीटर को अपन 10 बिलियन से डिवाइड कर दें, इतना छोटा होता है अपने पास में, ठीक है। और जो न्यूक्लियस, जो एटम है, एटम के अंदर जनरली क्या होता है कि ये नोटिस किया गया कि सेंटर के अंदर तो होता है न्यूक्लियस, और बाहर की तरफ एक काफी बड़ा होलो पार्ट प्रेजेंट रहता है, काफी जगह खाली पड़ी रहती है। अच्छा अब यहां पर एक चीज और, जो सारा का सारा वजन होता है वो प्रेजेंट होता है एटम का सारा, या यूं कह लो मेनली 99.9% वेट जो होता है वो प्रेजेंट होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के अंदर, है ना। अच्छा मैंने क्या कहा था कि ज्यादातर वेट होता है वो प्रेजेंट होता है बेटा न्यूक्लियस में। अच्छा एक बार बताओ न्यूक्लियस के अंदर है क्या क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो मैं कहूँ कि न्यूक्लियस में वजन है या फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में वजन है, एक ही बात हुई ना भाई। न्यूक्लियस बना हुआ काहे से, बच्चों समझो, न्यूक्लियस बना हुआ काहे से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो जो सारा का सारा वजन रहने वाला है वो काहे में रहने वाला है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, है ना। मैं कहूं कि न्यूक्लियस में वजन है, या जिन चीजों से मिलकर न्यूक्लियस बना हुआ है उन चीजों में वजन है, एक ही बात है। अच्छा चारों तरफ चक्कर काटता रहता है कौन, इलेक्ट्रॉन, है ना, शैतान है थोड़ा सा ये। और अपन ने कहा कि बाहर की तरफ वजन बहुत कम होता है या नेग्लिजिबल होता है, तो इससे क्या समझ में आता है कि जो इलेक्ट्रॉन है बहुत ज्यादा हल्का है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मुकाबले। तभी तो मैं कह रहा हूं कि जो 99.9% वेट है ये तो रहता है न्यूक्लियस में, और जो अपने पास में 0.01% वेट बच रहा है वो कहीं जाके इलेक्ट्रॉन्स में, या उससे भी कम वजन इलेक्ट्रॉन्स में होता है। मेनली जो वजन होता है सारा का सारा होता है न्यूक्लियस में। हाँ बच्चों आगे देखते हैं। अब देखो बात करिए अपन ने कि न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर काटता रहता है, वो सब अपन ने देख लिया, ठीक है। न्यूक्लियस तो चलो फिक्स है, न्यूक्लियस के साथ कोई छेड़छाड़ होती भी नहीं है, जनरली अपन कर भी नहीं पाते। जो भी होता है न्यूक्लियर रिएक्शंस में होता है, जो कि अपने टिल 10 तो नहीं है। अब बात करते हैं थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन के बारे में। अब बेटा एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन ऐसा है कि जहाँ मर्जी आए वहाँ घूम ले? तो इसका जवाब है नहीं। एक बात बताओ, तुम अभी जहाँ कहीं भी हो वहाँ से अगर तुम्हें अपने मामा जी के यहाँ जाना है तो कैसे जाओगे? यहाँ से सीधा मामा जी का घर देखा कि हाँ वो रहा, और सीधा यूँ रास्ते में मकान, खेत की बाउंड्री, कोई बिल्डिंग, नदी, वो सब कूदते हुए जाओगे, या पर्टिकुलर एक रास्ता बना हुआ है उसे फॉलो करोगे वहाँ जाने के लिए? ऑफ कोर्स ऑब्वियस सी बात, रास्ता बना हुआ उसे फॉलो करेंगे। तो क्या रास्ता एक ही है आपके मामा जी के यहाँ जाने के लिए? बहुत से रास्ते होंगे, है ना, या मे बी एक हो। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो भी बाउंड है ऐसे ही रास्ते फॉलो करने के लिए, जो कि ये चारों तरफ बने हुए रहते हैं। ऐसे पक्के रास्ते नहीं बने हुए थे, लेकिन हाँ इसे दिखता है,
कि हाँ ठीक है अपने को इधर ही चलना है। ऐसा नहीं है कि जहाँ मर जाए वहाँ घूम रहा है। सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं पूरे के पूरे, जहाँ ये घूमता है ना इलेक्ट्रॉन, जैसे ये न्यूक्लियस है तो या तो इलेक्ट्रॉन इस रास्ते में घूमेगा या यहाँ घूमेगा या यहाँ घूमेगा। ये अलग अलग शेल्स, ये जो रास्ते हैं ना अलग अलग, इन्हें अपन बेटा अलग अलग ऑर्बिट्स कहते हैं, अलग अलग ऑर्बिट कहते हैं इलेक्ट्रॉन के, है ना। या तो इलेक्ट्रॉन यहाँ घूमेगा या यहाँ घूमेगा या यहाँ घूमेगा, ऐसा नहीं है जहाँ मर्जी आए वो चले। डिटेल में थोड़ी देर में और बात करेंगे इसके बारे में, और जो ऊपर ऊपर से सरफेशियल चीजें हैं वो पहले कवर कर लेते हैं। अच्छा, अब ये तो चीज क्लियर हो गई, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन अ सर्टेन फिक्स ऑर्बिटल्स अराउंड द न्यूक्लियस। कुछ जो सर्टेन फिक्स ऑर्बिटल्स है, इलेक्ट्रॉन उन्हीं के अंदर चक्कर काटता है, ऐसा नहीं है जहां मर्जी आए वो वहां डोलता रहे, ठीक है। अब इसके बाद में अपने को समझने लायक चीज ये है, सेकंड पॉइंट इस पे जरा ध्यान दो। ये कह रहा है प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एंड न्यूट्रॉन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो सबसे पहले तो ये बताओ ये चार्ज क्या होता है भाई। चलो ठीक है, मान लिया कि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। पहले ये तो बताओ ये चार्ज क्या होता है बेटा। चलो ये समझने के लिए पहले मुझे एक सवाल का जवाब दो। मैं कहूँ मास क्या होता है तो तुम कहोगे सर कोई भी चीज़ है जो जगह घेरती है और जिसमें वजन होता है, वो कह देते हैं कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर मास होगा। लेकिन एग्जैक्टली अपन ऐसा कह सकते हैं कि मास एग्जैक्टली है क्या, मतलब कुछ है तो उसका मास तो होना तय है ना। जैसे मास एक इंट्रिंसिक माने होने ही होने वाली चीज है, कि अगर कोई चीज है ये है तो इसका कुछ ना कुछ वजन तो होगा ही होगा। अगर ये इसका एग्जिस्टेंस है तो इसमें मास तो होगा ही होगा। सिमिलरली अगर अपने पास में बात करें अपन, कोई भी चीज हो, चाहे ये चौक भी हो, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, या जिस फोन में आप देख रहे हो वो, इन सभी के अंदर भी चार्ज होता है। जैसे चार्ज, मास एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, चार्ज भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। लेकिन मास तो सारा का सारा एक जैसा है, मास के अंदर कोई वैरायटी नहीं है। लेकिन चार्ज के अंदर दो वैरायटी है ना। चार्ज दो तरह का होता है, जैसे आम आते हैं ना कई तरह के, वैसे चार्ज दो तरह का आता है ना, जो अलग अलग बिहेवियर शो करते हैं। सारा का सारा मास एक जैसा है, इसे उठाओगे तो भी वजन लगेगा, कोई दूसरी चीज उठाओगे तो भी वजन लगेगा, है ना। लेकिन अगर अपन बात करें चार्ज की, तो चार्ज दो तरह का होता है अपने पास में, एक तो पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज। चार्ज तो समझ में आ गया होगा, अगर कोई चीज है तो बेटा चार्ज होता है ना। उसका कोई खासा एक्सप्लेनेशन नहीं है अलग से। अपन ने क्या किया, पहले देखा कि ये कुछ ना कुछ है, इसको कुछ ना कुछ नाम तो देना था। जैसे ये था, इसको कुछ ना कुछ नाम देना था, अपन ने चौक नाम दे दिया। तो वैसे अपन ने देखा कि यहाँ पे भी ये जो है ना पार्टिकल्स, इनके अंदर कोई खासियत है। इस खासियत को अपन क्या नाम दे, वो खासियत क्या बेटा बात करेंगे। उसे नाम दे दिया चार्ज। क्या नाम दिया, चार्ज। अब बेटा चार्ज अपने पास दो तरह का होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। अच्छा, अब इन दोनों चार्जेस में क्या फर्क है। तो बेटा वैसे देखा जाए ना, तो जैसे मैं कहूं कि मेरा नाम विकास है, ठीक है, और मेरे छोटे भाई का नाम संजीत है, ठीक है। तो मेरा नाम विकास क्यों रखा गया और मेरे छोटे भाई का नाम संजीत क्यों रखा गया। ऐसा भी तो किया जा सकता था ना कि मेरा नाम संजीत रख देते और मेरे छोटे भाई का नाम विकास रख देते, लेकिन कुछ ना कुछ तो रखना था। सिमिलरली जब अपन ने देखा कि चार्ज के अंदर दो वैरायटी होती है, उनकी प्रॉपर्टीज थोड़ी अलग अलग होती है, तो अपन ने उन्हें दो नाम दे दिए। एक को नाम दे दिया पॉजिटिव चार्ज, एक को नाम दे दिया नेगेटिव चार्ज। जो न्यूक्लियस में होता है ना, वो होता है प्रोटॉन। अब एक बार बताओ, न्यूक्लियस में अपने पास क्या क्या है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। अब प्रोटॉन के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज आई होप समझ में आ गया होगा कि प्रॉपर्टी है, और चार्ज की जो वैरायटी है उसे अपन ने कहा है, एक को पॉजिटिव चार्ज, एक को नेगेटिव चार्ज। अच्छा, और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल माने उसके अंदर चार्ज नहीं है, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो बैलेंस हो गया, है ना। मतलब एक दूसरे को काट दिया, उसके अंदर थोड़ा पॉजिटिव चार्ज थोड़ा नेगेटिव चार्ज, एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, है ना, उल्टा बिहेव करते हैं। तो इन दोनों ने क्या कर दिया, एक दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं न्यूक्लियस के अंदर। तो इसलिए न्यूक्लियस इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उसके अंदर कोई न्यूट्रॉन में, तो न्यूट्रॉन के अंदर क्या होता है, जितने मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो ओवरऑल न्यूट्रल रहता है, उसके अंदर कोई खासा चार्ज अपने को अलग से देखने को नहीं मिलता। ये चीजें बेटा धीरे धीरे अपन जैसे जैसे आगे चलेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगी, है ना। तो आगे देखो, अब यहां पे अपने पास में न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की वजह से पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन तो अपना छेड़छाड़ी कर ही नहीं रहा, तो मैं ऐसा कह सकता हूं क्या, मेरा जो न्यूक्लियस है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, कह सकता हूं क्या। अरे ध्यान दो बच्चों, अपने पास में जो प्रोटॉन है ये तो होता है पॉजिटिवली चार्ज, और जो अपने पास में न्यूट्रॉन है इसके अंदर कोई चार्ज नहीं होता। तो इफेक्टिवली अगर अपन बात करें तो अपने पास में न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज हुआ कि नहीं हुआ। ओके, उसके बाद में बात करें अपन इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चारों तरफ इसमें चक्कर काटते रहते हैं इलेक्ट्रॉन, है ना। तो और इलेक्ट्रॉन की अपन बात करें तो इलेक्ट्रॉन अपन ने कहा कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है।
इलेक्ट्रॉन पे अपने पास में नेगेटिव चार्ज है, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो न्यूक्लियस है ये तो हो गया पॉजिटिवली चार्ज, और इसके अलावा जो बाकी चारों तरफ ये जगह बची हुई थी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं, है ना। इसमें जो इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं ये क्या बोलते हैं, कैसे हो गए, नेगेटिवली चार्ज। तो ऐसा कह सकते हो कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बिखरा हुआ रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक जगह तो रुकता नहीं, चारों तरफ चक्कर काटता रहता है, तो यहाँ पे अपने को नेगेटिव चार्ज हर तरफ दिखता रहता है। अच्छा, अब एक चीज सोचने लायक है कि भाई मास जब सारा एक तरह का होता है तो चार्ज के अंदर दो वैरायटी क्यों ली। तो बेटा ध्यान दो, चार्ज के अंदर अपन ने दो वैरायटी क्यों ली। अब देखो, जो न्यूक्लियस वाला चार्ज था ना, जो न्यूक्लियस वाला चार्ज था उसे अपन मान लो बाहर निकाल ले कैसे भी करके, वो आ गया अपने पास में न्यूक्लियस वाला चार्ज, और यहाँ पे एक दूसरे न्यूक्लियस से चार्ज भी अगर बाहर निकाल ले अपन दोनों, तो ये क्या कर रहे थे, एक दूसरे को दूर फेंक रहे थे, एक दूसरे के पास नहीं आना चाहते थे। जैसे तो मतलब बेटा ग्रेविटेशन, अब तुमने एप्पल वाला ये न्यूटन का पढ़ा होगा कि जो अर्थ है सभी चीजों को अपनी तरफ खींचती है। देखो इसे मैं चौक को छोड़ रहा हूं, ये नीचे की तरफ गिर रहा है, क्यों, क्योंकि अर्थ इसे अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। वैसे ही ये जो चार्ज है ना, इनकी प्रॉपर्टी होती है एक दूसरे को दूर फेंकना, जब ये दोनों सेम पॉजिटिव चार्ज थे तब। फिर अपन ने क्या किया, एक तो लिया पॉजिटिव चार्ज, है ना, किसी के न्यूक्लियस से उठाया, और किसी के इलेक्ट्रॉन उठाए दूसरे एटम में से, ये जो नेगेटिव चार्ज वाला होता है ना, इसे अपन ने लिया, तो अपन ने देखा कि ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। इस वजह से अपन ने क्या किया, दो अलग अलग चार्जेस इंट्रोड्यूस कर दिए, ठीक है। जो सेम चार्ज होता है ना, सेम चार्ज, वो तो एक दूसरे को करता है रिपेल, और जो ऑपोजिट चार्ज होता है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, ये क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। समझ में आया कुछ, कि देखो सबसे पहले तो बात करते हैं अपन चार्ज की। चार्ज है क्या बेटा, जैसे मास होता है वैसे चार्ज होता है। अपन ने नोटिस किया कि ये कुछ ना कुछ है, इनका बिहेवियर ऐसा ऐसा दिखा रहे हैं कि यहाँ पे जो न्यूक्लियस में जो चीज है ना वो, और ये जो इलेक्ट्रॉन पे जो चीज है, इसे अगर अपन पास लेके आते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन दो न्यूक्लियस वालों को लेके आए तो एक दूसरे को दूर फेंक रहे, तो कुछ ना कुछ नाम इनको देना था, तो इनको चार्ज नाम दे दिया गया। और ये दो तरह के थे, तो इनको इसलिए दो अलग अलग नाम देने थे। न्यूक्लियस वाले को पॉजिटिव नाम दे दिया, और जो इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर काट रहे थे इसे अपन ने नेगेटिव चार्ज नाम दे दिया। सिंपली नाम देना था कुछ ना कुछ, तो नहीं। अब इसके बाद में ये चीज अपने को समझ में आ गई, और ये कि जो सेम चार्ज है, देखो पॉजिटिव चार्ज है, एक दूसरे को दूर फेंक रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो मैं ऐसा कह सकता हूं क्या, सेम चार्ज होता है ना, जो सेम चार्ज वो तो करता है एक दूसरे को रिपेल, मतलब दूर फेंकता है, और जो ऑपोजिट चार्ज होता है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। उसके साथ साथ में बेटा जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये भी कहीं ना कहीं ऐसे ही बिहेव कर रहे थे, ये भी एक दूसरे को दूर ही फेंक रहे थे, ठीक है। लेकिन जब पॉजिटिव नेगेटिव पास आ रहे थे, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। अब अपने को शायद ये चीज समझ में आ गई होगी कि चार्ज है क्या, एग्जैक्टली रफ आइडिया लग गया होगा, और अपने को इतनी ही आवश्यकता है, ठीक है। अब अगर अपन बात करें आगे मास ऑफ प्रोटॉन की, देखो एक बात बताओ, अपन कहते हैं कि जो अपने पास में एटम वो बहुत 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 छोटा होता है, तो एटम का वजन भी बहुत कम होना चाहिए, है ना। तो अब देखो एटम तो अलग अलग तरह के होते हैं, तो एटम का कोई फिक्स वेट तो है नहीं, आगे देखेंगे अपन इसी स्लाइड में थोड़ा सा, मतलब इससे जस्ट आगे इसी वीडियो में। अब आगे देखो बेटा जो मास ऑफ प्रोटॉन है, अब देखो अपने पास एटम का ऐसे बना हुआ है, प्रोटॉन से, इलेक्ट्रॉन से एंड न्यूट्रॉन से। तो अपने काम करते हैं ना, पहले इनका मास तो देख लें, क्योंकि जो कोई भी कितने अलग अलग तरह के एटम, उनके अंदर प्रोटॉन तो वही रहने वाला है, इलेक्ट्रॉन तो वही रहने वाला है, और न्यूट्रॉन तो वही रहने वाला है। मतलब जितने भी पूरे यूनिवर्स में एटम्स हैं वो सारे के सारे बने हुए कहाँ से, प्रोटॉन से, इलेक्ट्रॉन से एंड न्यूट्रॉन से। तो देखो अपने पास में 118 टाइप्स के, तो क्या है 118 टाइप्स के तो अपने पास में एटम है ना, पूरी जिन्होंने पूरी दुनिया बना रखी है। और वो 118 टाइप के एटम्स भी कहाँ से बने हुए हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, इन सिर्फ और सिर्फ इन तीन तरह की चीजों से। तो एक तरीके से मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो पूरा का पूरा यूनिवर्स है वो काय से बना हुआ है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन से मिलके बना हुआ है। ओके, अब मास ऑफ प्रोटॉन कितना है, तो बेटा एक प्रोटॉन का मास देखो होता है 1.6726 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻27 किलोग्राम kg, है ना। अब ये सर ये -27 में समझ में नहीं आता, हमारे लिए सिंपल वे में लिखो, तो बेटा सिंपल वे में लिख दिया 1.6726। अच्छा, इतने किलो को अगर अपन डिवाइड करें काय से 1 और इसके आगे लगा दे 27 जीरोस, 27 जीरो, आइडिया लगा सकते हो कितना कम वजन है ये, मतलब बहुत 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 कम वजन हो गया बेटा ये 1.67 किलोग्राम, है ना। मतलब एक तरीके से 1.6726 किलोग्राम के अपन ने कितने टुकड़े कर दिए, अरबों खरबों में टुकड़े कर दिए। मतलब दुनिया की पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाय पॉपुलेशन, इससे भी ज्यादा छोटा टुकड़ा कर दिया अपन ने 1 किलो का ही। मतलब तुम्हें शायद आइडिया लग गया होगा, बहुत 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 छोटा वजन है, ठीक है। और अगर अपन बात करें न्यूट्रॉन की,
तो यहां देखो बेटा, ये डिवाइड तो अपने को 10 रेज़ टू द पावर -20 या 10 रेज़ टू द पावर 27 जीरो से ही करना है, मतलब एक के आगे 27 जीरो है ना, इसी से डिवाइड तो करना है न्यूट्रॉन के मामले में भी। लेकिन न्यूट्रॉन का वेट देखो बेटा, यहाँ पे 1.67 तक तो सेम है, बाद में 49 है। तो यहां से मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि जो मेरे पास में मेरा जो न्यूट्रॉन है इसका वजन प्रोटॉन से स्लाइटली बहुत 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 थोड़ा सा ज्यादा है। पहली बात तो वजन इनका थोड़ा सा है, उसमें भी थोड़ा सा ज्यादा न्यूट्रॉन का है। वैसे तो अपन देखो मैथमेटिकली जो जितनी भी अपन कैलकुलेशंस करेंगे इस पूरे चैप्टर में, तब अपन जो मास ऑफ प्रोटॉन है और जो मास ऑफ न्यूट्रॉन है उन दोनों को सेम लेके चलेंगे। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना, इनके मास को सेम लेके चलेंगे। भाई मैं तुम्हें कहूं कि तुम किसी दुकान पे गए चीनी खरीदने, है ना, मैं सर आप क्या बात है चीनी बड़ी खरीदवाते हो, चलो ठीक है चीनी मत खरीदो, इस बार एक काम करो, तुम जाओ आम लेने। तुम गए मार्केट में आम लेने, ठीक है। अब आम लेने जब तुम गए तो पहले दिन किसी एक ठेले वाले के पास गए, उसने तुम्हें एग्जैक्ट आम तोल के दिए 1.000 किलोग्राम, मतलब एग्जैक्ट 1 किलो आम दिया तुम्हें 20 रुपए में, है ना। उसके अगले दिन तुम दूसरी दुकान वाले के पास गए, उसने क्या किया, तोला, तो थोड़ा सा वजन क्या रह गया, 1.002 किलोग्राम। तो देखो बेटा, इसने तुम्हें क्या कर दिया, 2 ग्राम एक्स्ट्रा दिया है आम, और ये फिर तुम्हें कहे जा बेटा तू भी क्या याद रखेगा, 2 ग्राम तेरे को आम एक्स्ट्रा दिया। तो एक बात बताओ मेरे को, अगर वैसे पूछा जाए तुम्हें स्ट्रिक्टली कि दोनों में से ज्यादा आम तुम्हें किसने दिए, तो तुम कहोगे सेकंड वाले ने सर मुझे ज्यादा आम दिए। लेकिन कोई खास फर्क पड़ेगा क्या इससे? मम्मी को जाके बताओ कि देखो मम्मी आज मैं ज्यादा आम लेके आया हूं, हाँ बताओगे नहीं बताओगे? नहीं बताएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे क्या बचाएंगे 2 ग्राम के लिए अपन। तो इसी चक्कर में यहाँ पे जो ये डिफरेंस है ना बेटा, ये देखो डेसिमल के 2 डिजिट बाद आ रहा है, तो क्या कंसीडर करेंगे अपन उसको? नहीं, डेसिमल के 2 डिजिट बाद वाले को यहाँ ही नहीं कर रहे, तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे तो भाई साहब ये देखो इतनी बड़ी डिजिट से डिवाइड और करना है। अभी नहीं आया समझ में? अरे चमका कि नहीं चमका? नहीं चमका तो वापस थोड़ा सा पीछे करके देखो वीडियो को, है ना। अब बात करते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की। जो इलेक्ट्रॉन है इसका मास देखो बेटा कितना होता है, 9.1093 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -31 kg। सर -31 नहीं समझ में आता हमें, तो देखो 9.1093 किलोग्राम डिवाइडेड बाय 1, और यहां पे टोटल जीरो कितने, इसे कितने जीरो और लगाने 1 के आगे, 31 जीरोस, मतलब लिटरली ये देखो इसके मुकाबले पे कितना गुना ज्यादा है ना। इसी वजह से मैं कह रहा था कि देखो हकीकत के अंदर ऐसा कहना गलत होगा कि जो इलेक्ट्रॉन उसमें वजन नहीं होता है, ये जो एटम है सारा का सारा वजन न्यूक्लियस में होता है। मैं कहूंगी सारा का सारा 100% वजन न्यूक्लियस में होता है, तो वो गलत है। कुछ ना कुछ वजन इलेक्ट्रॉन में भी होता है, लेकिन ये देखो ना बेटा इसे कितना कम है, 1000 गुना से 1000 गुना 1500 गुना कम आ गया, मतलब 1700 टाइम्स कम वजन है, 1700 गुना। अगर मतलब इसका वजन अगर 1700 ग्राम है तो इसका वजन करीब करीब 1 ग्राम ही होगा। इस वजह से अपन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा नेग्लेक्ट करके चलते हैं। अच्छा चलो, मास को तो सर अपन किलो में नापते हैं। आपने बात करी चार्ज की, कि चार्ज क्या है, प्रॉपर्टी है मास की, मैटर की। अगर मैटर है तो चार्ज भी होगा। चार्ज 2 तरह के होते हैं, 2 तरह के चार्ज अपन ने ऑब्जर्व करे, पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि प्रॉपर्टीज के बेसिस पे नाम दिया हुआ है पॉजिटिव और नेगेटिव। अच्छा सर, ये चार्ज को मेजर काहे में करते हैं? और आपने कहा कि जो न्यूक्लियस है इस पे होता है पॉजिटिव चार्ज, है ना, और ये इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर होता है नेगेटिव, और जो प्रोटॉन है उस पे होता है पॉजिटिव। तो एग्जैक्टली सर हमें ये बताओ आप कि जो पहली बात तो चार्ज को मेजर कैसे करते हैं? जैसे वजन को मेजर करते हैं किलो में, है ना, जो लेंथ है उसको मेजर करते हैं मीटर में, करते हैं नहीं करते? और मतलब जो अलग अलग चीजें सबके लिए यूनिट्स डिफाइंड है। टेम्परेचर को मेजर करते हैं सेल्सियस में या केल्विन में, है ना। वैसे ही सर ये बताओ हमें तो कि जो चार्ज है उसे कैसे मेजर करेंगे? तो बेटा चार्ज के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट है कूलाम्ब, है ना। क्या है यूनिट? कूलाम्ब। चार्ज की यूनिट कूलाम्ब है। जैसे वजन की यूनिट किलोग्राम होती है, वैसे चार्ज की यूनिट भी कूलाम्ब होती है। बात करेंगे उसके बारे में भी अपन। और उसके साथ साथ में वो कितना होता है, तो बेटा जो एक प्रोटॉन है ना, एक प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, तो इसलिए लगाएंगे अपन पॉजिटिव चार्ज 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर -19 कूलाम्ब चार्ज होता है। सर ये 10 रेज़ टू द पावर 19 हमारी समझ से बाहर है, तो यूं ले लो भाई साहब 1.6 कूलाम्ब चार्ज को अगर अपन डिवाइड करते 1000 और कितने जीरो, यहां पर 19 जीरोस,
समझ रहे हो? अच्छा, इतना चार्ज तो होता है प्रोटॉन पे, है ना। अब एक और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सी बात है कि जो इलेक्ट्रॉन है ना अपना इलेक्ट्रॉन, उसके ऊपर भी जो चार्ज है वो तो होता तो 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁻⁹ कूलाम ही है। मतलब कि चार्ज मैग्नीट्यूड वाइज तो बराबर होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है बेटा? नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पे चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव। इसलिए इलेक्ट्रॉन के चार्ज के आगे अपन -1 भी लगा देते हैं। अच्छा, इसे समराइज करें तो देखते हैं, न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन, बाहर रहते हैं इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन के ऊपर होता है बेटा पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। अच्छा, ये चार्ज क्या होता है? चार्ज क्या है बेटा अपने पास में? ये प्रॉपर्टी है मैटर की। अगर मैटर है, कोई चीज है, तो उसके अंदर चार्ज भी होगा। सर न्यूक्लियस में तो, सॉरी न्यूट्रॉन में तो नहीं है। न्यूट्रॉन में बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर है ना। इस वजह से क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाता है, ठीक है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात अगर तुम ध्यान दो तो जो न्यूट्रॉन है ना बेटा, न्यूट्रॉन का वेट प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के वेट के करीब बराबर है ना। तो अपन ऐसा भी कह सकते हैं कि जो न्यूट्रॉन है ये बना हुआ होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का। और कई जगह पे बेटा न्यूट्रॉन का जब अपन टूटने के लिए मजबूर करते हैं, है ना, तब वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में ही टूटता है। तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि देखो, इतना तो आया पॉजिटिव चार्ज, इतना आया नेगेटिव चार्ज, दोनों ने मिलकर क्या कर दिया? 0 कर दिया न्यूट्रॉन को, है ना। ऐसी बात नहीं है कि वहां पे चार्ज नहीं है, वहां पे है, लेकिन इक्वल एंड अपोजिट है। मैं कहूं कि मैं विजय के 100 रुपए मांगता हूं और जो संजय है वो मेरे से 100 रुपए मांगता है, तो एक तरह से मेरे पास कितने रुपए हुए? होने को तो मैं विजय से 100 रुपए मांगता हूं, तो वो होने को तो 100 रुपए मेरे पास है, लेकिन मेरे से संजय भी तो मांगता है, तो मैंने इधर से लिए, इधर दे दिए, मेरे पास बचा क्या? कुछ नहीं बचा। ये देने के लिए तैयार, ये लेने के लिए तैयार। सेम कहानी उसके साथ भी है बेचारे न्यूक्लियस के साथ में। प्रोटॉन ने आके पॉजिटिव चार्ज दिया, इलेक्ट्रॉन ने आके नेगेटिव चार्ज दिया। इसने पैसे पकड़ाए, इसने ले लिया, ओवरऑल 0, कुछ नहीं बचा अपने पास नेट खाता। वही सिमिलर कहानी इसके साथ होती है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है सर्टेन ऑर्बिटल्स में, ऐसा नहीं है जहां मर्जी आए घूमे। अच्छा, इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है इनके ऊपर इक्वल चार्ज होता है, मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल, मैग्नीट्यूड वाइज, लेकिन जो नेचर है वो ऑपोजिट होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो होता है -1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁻⁹ कूलाम, और प्रोटॉन पे होता है 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁹ कूलाम। सर 10⁻⁻⁹ वगैरह समझ में नहीं आता, 1.6 कूलाम, इसको डिवाइड करना है एक के आगे गुन्ने 0 लगा के, है ना। प्रोटॉन पे तो आ जाएगा ये पॉजिटिव, और वहीं बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की, तब यहां पे आ जाएगा ये नेगेटिव, ठीक है। चार्ज दो तरह का, नेगेटिव चार्ज क्या करता है? एक दूसरे को दूर फेंकता है, और जो पॉजिटिव चार्ज है ये भी क्या करता है? एक दूसरे को दूर फेंकता है। मतलब जो लाइक चार्जेस है, लाइक मतलब एक जैसे चार्जेस है, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, रिपेल माने दूर फेंकते हैं, और जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं ना बेटा, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। इसी वजह से 2 तरह के चार्ज रखे अपन ने। अच्छा, मास ऑफ प्रोटॉन कितना है? 1.6726 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻27 किलोग्राम, या फिर 1.6726 किलोग्राम को डिवाइड कर देंगे 1 के आगे 27 जीरोस लगा के, इतना कम वजन है, ठीक है। और जो प्रोटॉन है उतना ही करीब वजन है न्यूट्रॉन का। आम वाला एग्जांपल लिया ना अभी, याद होगा वो तो। और लेकिन फिर भी अगर एग्जैक्ट पूछा जाए तो अपने पास में जो मास ऑफ न्यूट्रॉन है वो स्लाइटली ग्रेटर है काय से? मास ऑफ प्रोटॉन से, ठीक है। अब बात करें अपन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो ये इन दोनों के मुकाबले काफी कम है, मतलब 1700 टाइम्स कम है। अगर मास ऑफ प्रोटॉन अपने पास में 1700 ग्राम है या 1700 ग्राम्स है, तो अपने पास में जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो करीब 1 के बराबर ही होगा। इस वजह से अपन इसे नेग्लेक्ट करके चलते हैं। हाँ बच्चों, आगे देखते हैं। अब एक बात बताओ मेरे को बेटा, अपन ने कहा कि जितने भी एटम है सारे के सारे बने हुए रहते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन से। जितने भी एटम है सारे के सारे भाई 3 ही चीज़ों से मिलकर बना है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। तो फिर ये सारे के सारे एटम एक दूसरे से अलग क्यों? भाई अपन कहते हैं टोटल 118 एटम्स अपने पास में, ठीक है। और सारे के सारे बने हुए हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से, तो वे एक दूसरे से अलग कैसे हुए? दोनों उनमें फ़र्क क्या है? तो सोचना एक बात है, ज़रा देखते हैं। अच्छा, इसका मतलब देखते पहले क्या है। इफ ऑल 118 एटम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, अगर जो सारे 118 अपने पास में एटम्स हो, सारे के सारे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बने हुए हैं, देन हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, वो एक दूसरे से अलग क्यों हैं? अलग कैसे हुए? ये बताओ ना मेरे को। सोचो, वीडियो पॉज करो और सोचो। अगर जवाब आता है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करो ईमानदारी से, पर है ना। अदरवाइज देखते हैं, मैं बताता हूँ, है ना। अब देखो क्या होता है, अगर मैंने कोई ये एक एटम लिया, ठीक है, और ये एक दूसरा एटम लिया, ठीक है, मैं कहता हूँ दोनों के दोनों अलग एक दूसरे से। तो अलग कैसे हैं? तो बेटा देखो, सबसे पहले इसमें भी एक न्यूक्लियस है, इसमें भी न्यूक्लियस है, ये तो सिमिलरिटी है। न्यूक्लियस में इसके अंदर भी प्रोटॉन, इसके अंदर न्यूट्रॉन, इसमें भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। अब ये सिमिलरिटी, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं, इसमें भी इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं, ये सिर्फ तो सेम है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्या कि इसके अंदर प्रोटॉन हो सिर्फ एक, इसके अंदर हो सिर्फ एक प्रोटॉन, और इसके अंदर हो जाए 2 प्रोटॉन, और जो अगला है
उसके अंदर आ जाए 3 प्रोटॉन, उससे आगे वाले के अंदर आ जाए 4 प्रोटॉन, तो एक दूसरे से अलग नहीं हो गए। बेटा एक बात बताओ, इसके न्यूक्लियस में रहेगा +1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, मतलब कि 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻19 10⁻⁻19 कूलाम। इसके न्यूक्लियस में इतना ही चार्ज है केवल। इसके न्यूक्लियस में जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻19, इसके में 3, इसके में 4, होगा कि नहीं होगा? तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से अलग हो गए। अब अच्छा एक बात बताओ, एटम जो होता है, आप मेरे टच करते हो तो ऐसा आपको बिजली का झटका लगता है क्या? नहीं लगता ना। इसका मतलब मेरे ऊपर ओवरऑल चार्ज 0 है। ओवरऑल चार्ज 0। सर इससे क्या मतलब आपका ओवरऑल चार्ज 0? ओवरऑल चार्ज 0 माने मेरे अंदर, मेरे शरीर में जितने भी प्रोटॉन है, मेरे शरीर में जितने भी प्रोटॉन है उतने ही मेरे अंदर इलेक्ट्रॉन भी है। अदरवाइज तो मेरे से झटका लगता है आपको। भाई बिजली के तार में क्या होता है, अपन जबरदस्ती एक तार के अंदर तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा भर देते हैं, एक तार के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकाल देते हैं। इसी वजह से तो अपन जैसे उनको टच करते हैं अपने झटका लगता है। ठीक है, वो अपन आगे पढ़ेंगे, अपने है करंट नाम से चैप्टर है, उसमें देखेंगे अपन। लेकिन हाल फिलहाल जो समझने लायक बात ये है कि भाई मैं झटका नहीं मारता, तुम झटका नहीं मारते, तो एग्जैक्टली सीन क्या है? एग्जैक्टली सीन ऐसा है बेटा, अगर मान लो मेरे पास में कोई एटम है, इसके अंदर मेरे पास में न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है ना। न्यूट्रॉन के बारे में बात नहीं करेंगे, न्यूट्रॉन सिर्फ वजन बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक प्रोटॉन है और यहाँ पे अपने पास में इलेक्ट्रॉन है। तो जनरली होता है कि अगर अपने पास में एक प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी अपने पास में एक ही होता है। तो जैसे न्यूट्रॉन में हुआ करता था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर एक दूसरे के चार्ज को क्या कर देते थे, खत्म। भाई मेरे पास एक पानी का मग्गा है, उसके अंदर मैंने 1 लीटर पानी डाला और उसमें से 1 लीटर पानी निकाल भी लिया, है ना। तो अपने पास ओवरऑल पानी क्या बचा? 0। ठीक है, तो वही बात हुई ना, एक प्रोटॉन यहाँ पे, अब न्यूक्लियस में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो यहाँ पे इस पूरे एटम के ऊपर चार्ज 0। अपन बने हुए कैसे हैं? ऐसे ही अरबों खरबों एटम्स से मिलकर अपन बने हुए हैं, और जो हर एक एटम है या ज्यादातर एटम क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ठीक है, अब अपने पास मान लो कोई एटम है जिसके अंदर की 2 प्रोटॉन है, तो इसे एक बात बताओ, इसके अंदर चार्ज कितना हो गया? 2 मल्टीप्लाइड बाय, बेटा एक बात ध्यान रखना, बार बार मैं इस्तेमाल करूंगा, 10⁻⁻⁻19 जो कूलाम है, इसे मैं कहूंगा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इसके न्यूक्लियस में इतना चार्ज है ना, पॉजिटिव। और अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन, यहाँ इसकी इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, यहाँ पे मान लो एक इलेक्ट्रॉन होता तो यहाँ पे केवल रहता एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, या माइनस साइन इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव है, या पॉजिटिव साइन इसलिए क्योंकि प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव होता है। अच्छा अब एक बात बताओ, यहाँ पे 2 प्रोटॉन है तो अपने को इलेक्ट्रॉन भी कितने चाहिए? 2 चाहिए कि नहीं चाहिए? तो एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, ओवरऑल चार्ज इसमें भी क्या हो गया? 0। भाई 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, है ना। अच्छा ये चीज समझ में आई अपने को। इस वजह से जो सारे एटम्स है, पहली बात तो एक दूसरे से जितने भी एटम्स हो अलग क्यों है? क्योंकि सबके अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है ना बेटा, वो अलग अलग है। किसी के अंदर 1 प्रोटॉन है, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5, किसी में 6। हाँ एक और बात बेटा, ऐसा नहीं है कि अपने पास में एक ऐसा एटम है जिसके अंदर 1 प्रोटॉन है, फिर 2 वाला अपने को ना मिले, सीधा 3 प्रोटॉन वाला एटम मिले, ऐसा नहीं है। अपने पास में ये चीज कंटिन्यूअसली है। अपन जैसे काउंटिंग करते हुए जाते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही अपने पास में न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है। कोई एक एटम अपने पास हाइड्रोजन नाम से है, जिसके न्यूक्लियस में एक, अपने पास में एक क्या होता है? प्रोटॉन। ठीक है, अपने पास में एक हीलियम नाम का होता है, उसके अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं। अपने पास में एक लिथियम नाम का एटम भी है, उसके अंदर 3 प्रोटॉन होते हैं। ऐसे करते हुए अपन आगे तक मूव करते हैं। अपने पास कंटिन्यूअसली 118 तक एटम्स जो हैं, जितने भी बनाए गए लेबोरेटरी में या हकीकत में नेचुरली एग्जिस्ट करते थे, अपने पास पूरे सीरीज वाइज मिले। ऐसा नहीं है कोई बीच में कोई मिसिंग है ना। तो इस कारण सारे जो एटम्स है अपने अंदर अलग अलग, एक दूसरे से अलग अलग। अच्छा अब एक बात पता है, अब अलग अलग जो एटम है उनकी पहचान भी अलग अलग होनी चाहिए, तो सबको अलग अलग नाम तो दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन 118 नाम याद करना को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना बेटा। और इस चक्कर में फिर क्या किया अपन ने, चीजें थोड़ी आसान करने के लिए क्या कर दिया, जिसके अंदर 1 प्रोटॉन था उसे अपन ने कह दिया कि ये वो एटम है जिसका एटॉमिक नंबर है 1। किसी के अंदर अगर 2 प्रोटॉन थे तो अपन ने कह दिया इस एटम का एटॉमिक नंबर है 2। एटॉमिक नंबर जिसके अंदर 2 प्रोटॉन, उसे कह दिया एटॉमिक नंबर इसका 2 है। किसी के अंदर अगर 3 प्रोटॉन है तो अपन ने कह दिया इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 3 है। किसी के अंदर अगर 4 प्रोटॉन है उसके लिए कह दिया अपन ने इसका एटॉमिक नंबर 4 है। तो यहाँ पे अपने को समझ में आएगा एटॉमिक नंबर जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं Z से, है ना। ये होता क्या है, ये होता है बेटा बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। अगर किसी के अंदर 10 प्रोटॉन है तो बताओ उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? सही जवाब 10। अगर किसी का एटॉमिक नंबर 25 है तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो भी 25 होंगे। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं एटॉमिक मास की।
तो बेटा सबसे पहले एटॉमिक मास समझने से पहले अपन एएमयू समझते हैं, क्योंकि जो भी अपन एटम का मास होता है वो अपन एएमयू में ही कैलकुलेट करते हैं। अब ये एएमयू क्या है, तो चलो इसे समझने से पहले एक छोटी सी बात समझते हैं। पहले देखो बेटा, अगर अपने पास में अगर अपने को वजन करना है सब्जी का तो अपन मेजर करते हैं किलो में, है ना। कोई अगर मान ले अपने को, मैं कहूँ कि सब्जी बनानी है मेरे को 10 लोगों के लिए, तो उसमें कितनी घिया की सब्जी बनानी पड़ेगी, कितनी लौकी चाहिए मेरे को सब्जी बनाने के लिए 10 लोगों की। तो कोई कहेगा चल 1 किलो या 2 किलो, मुझे किलो में बताएगा सब्जी की 1 किलो सब्जी सफिशियंट होगी या 2 किलो सब्जी सफिशियंट होगी। वहीं पे अब अगर मान के चलो मैं पूछूं नमक का, कि वो जो सब्जी मैं बना रहा हूं उसके अंदर नमक कितना डालूं, तो नमक बताने वाला क्या कहेगा कि 50 ग्राम, 40 ग्राम, 30 ग्राम। वो अपने आप ही चीजों को उसने क्या कर दिया, ग्राम में बोल दिया। अब वो चाहता तो ऐसा भी तो कह सकता था कि 0.04 ग्राम, सॉरी किलोग्राम। भाई एक बार बताओ, अपने पास 40 ग्राम है, 40 ग्राम को अगर किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड कर देते हैं, 1000 से डिवाइड कर देते हैं। एक जीरो से एक जीरो तो कैंसिल, अब ये 2 जीरो है तो इसके आगे अपन क्या कर देते हैं, पॉइंट लगा के 1 जीरो लगा के लिख देंगे 4, है ना। ये चीज आई होप आती होगी आप लोगों को, क्योंकि जो भी ये देख रहा होगा वो एटलीस्ट क्लास 8 को बिलोंग करता है। फ्रॉम 8 ऑनवर्ड्स बच्चे इसी वीडियो को देख रहे होंगे, है ना। 7th क्लास तक के बच्चे भी देख सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी मेनली तो बेटा वो मुझे ग्राम में बता रहा है। अब एक बात बताओ, अगर मैं एटम का वजन ग्राम में या किलोग्राम में मेजर करने लगूं तो नाप लिया भाई 10⁻⁻27 किलोग्राम में, तो अपन कह देंगे इसको तो इग्नोर करो, इग्नोर नहीं। तो ये थोड़ा सा इनकन्वीनियंट हो जाएगा, बार बार ये 10⁻⁻27 10⁻⁻27 कितनी बार बोलेंगे। तो इसके लिए जैसे किलोग्राम अपने लिए बड़ा पड़ रहा था तो अपन ने क्या कर दिया, ग्राम इंट्रोड्यूस कर दिया कि भाई किलोग्राम के 1000 टुकड़े कर देते हैं, है ना। तो वैसे इन्होंने क्या किया कि अपन थोड़ा सा एक कन्वीनियंट वे लेते हैं वेट मेजर करने के लिए या मास मेजर करने के लिए, काय का, एटम्स का, ठीक है। तो इसके लिए अपन ने एक यूनिट डिफाइन करी एएमयू। जैसे किलोग्राम होता है, ग्राम होता है, पाउंड होता है, वैसे एक और यूनिट डिफाइन कर दी गई एएमयू, जो कि होता है एटॉमिक मास यूनिट, एएमयू का फुल फॉर्म। अच्छा, अब ये एक एएमयू, चलो ठीक है सर, अपने को ये तो पता है कि जो 1 किलोग्राम होता है ये 1000 ग्राम के बराबर होता है। तो आप तो हमें ये बताओ कि एएमयू और किलो का क्या रिलेशन है, आप हमें यह बताओ कि एएमयू और किलो का क्या रिलेशन है। तो बेटा एक बात बताऊं, ये एएमयू अपन ने थोड़ा इस हिसाब से डिसाइड किया है ताकि अपनी चीजें मतलब मोस्ट सिंप्लीफाइड वे में हो, सबसे आसान तरीके से रहे। तो अपन ने क्या करा, जो प्रोटॉन होता है ना, प्रोटॉन जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है, जो पॉजिटिव चार्ज वाला, है ना, उसका जितना वजन है उससे अपन ने कह दिया कि 1 एएमयू। अच्छा, तो यहां से अपने क्या समझ में आया, जो 1 एएमयू है ये 1.67 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻27 kg के बराबर है। या फिर या मतलब एग्जैक्ट अगर तुम्हें रिलेशन देखना हो तो ऐसा कह सकते हैं, 1 एएमयू इक्वल्स टू 1.67 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻27 किलोग्राम। अच्छा, अब एक बात बताओ बेटा, कई लोगों को दिक्कत होगी सर 10⁻⁻27 हमारी समझ से परे है, आप तो सीधी भाषा में बात करो। तो चलो ठीक है बेटा, जैसा आपको ये 10⁻⁻27 को हटाया, ये 1.67 किलोग्राम। अच्छा बेटा, अपन ने वो आगे वाली 2 डिजिट इसलिए नहीं ली क्योंकि इग्नोर करी जा सकती है, बात करी थी ना अपन ने, कितना कंसीडर नहीं करेंगे। यहां आ जाएगा बेटा 10⁻⁷ या फिर 1 के आगे 27 0। अब मुझे कहे कि 1 किलोग्राम कितने एएमयू के बराबर होता है, फाइंड करो। तो मैं काम करता हूं, ये इधर डिवाइड में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा। तो ये आ जाएगा मेरे पास में 1 एएमयू मल्टीप्लाइड बाई 10⁻27 इक्वल्स टू 1.67 किलोग्राम। अच्छा, अब तुम्हें 1 किलो की बात चाहिए तो इस 1.67 को भी इधर नीचे भेज दो, तो यहां बचेगा सिर्फ 1 किलोग्राम, ये आ गया 1.67, है ना। अब अगर तुम्हारी इच्छा हो, ये सारा का सारा कायम है, इतना एएमयू बराबर होता है 1 किलोग्राम के, कैलकुलेट करते रहना, वैसे अपने काम नहीं आने वाला। अपने लिए जो समझने वाली बात है वो ये है कि जो 1 एएमयू है, एटॉमिक मास यूनिट है, वो बराबर होती है 1 प्रोटॉन के मास के। अच्छा, अपन ने कंपेयर करके भी देखा था कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में एक्चुअल में तो किसमें ज्यादा वजन है, बताओ बताओ, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कंपैरेटिवली वेट किसका ज्यादा है। तो आपको पता है न्यूट्रॉन का वेट कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन मैंने अब थोड़ी देर पहले यह भी बताया था तुम्हें कि अपनी सेक ऑफ कन्वीनियंस के लिए, अपनी कन्वीनियंस के लिए अपन क्या करते हैं, जो प्रोटॉन है और जो न्यूट्रॉन है, इन दोनों के वजन को बराबर लेके चलते हैं कि जो प्रोटॉन का जितना वजन है उतना ही
न्यूट्रॉन का वजन है। तो अब एक बार बताओ, मैं कहता हूं कि जो 1 AMU ये मास ऑफ प्रोटॉन है ना, तो मैं ऐसा भी तो कह सकता हूं कि जो 1 AMU है ये मास ऑफ न्यूट्रॉन भी है। भाई देखो 1 AMU मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर है और मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर है, तो मैं ऐसा नहीं कह सकता कि जो एक न्यूट्रॉन है उसका जितना वजन है वो भी AMU में डिफाइंड होता है कि नहीं होता। अच्छा अब यहां समझो, अब एक बात बताओ, देखो मान के चलो अपने पास कोई न्यूक्लियस है, ये एटम है, इसका एक न्यूक्लियस है, इसके अंदर अपने पास में 2 तो हैं प्रोटॉन, ये +2 का मतलब 2 प्रोटॉन अपने पास में है ना, और अपने पास में 2 न्यूट्रॉन है। तो ओवरऑल एक बार बताओ, इसके पास में 2 प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन का मास कितना होता है 1 AMU है ना, तो अपने पास 2 प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन का मास कितना हो जाएगा 2 AMU होगा कि नहीं होगा, 2 प्रोटॉन का मास आ जाएगा अपने पास में 2 AMU। ये तो मास ऑफ प्रोटॉन हो गया, MP मास ऑफ प्रोटॉन, मध्य प्रदेश नहीं, मास ऑफ प्रोटॉन। अच्छा यहां पे लिखा हुआ है ये जो 2 है ये है मास ऑफ, ये अपने पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। अच्छा एक न्यूट्रॉन का मास कितना होता है 1 AMU, तो 2 न्यूट्रॉन का मास कितना हो जाएगा 2 AMU, ये क्या हो गया मास ऑफ न्यूट्रॉन MN है ना। अब बेटा बात समझो, जो AMU है 2 AMU ये तो मास ऑफ प्रोटॉन है, और ये जो 2 AMU ये मास ऑफ न्यूट्रॉन है। तो ओवरऑल जो एटम के मास की अपन ने बात करी थी, अगर याद हो आपको, तो अपन ने कहा था जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसे अपन इग्नोर करते हुए चलते हैं। तो ओवरऑल इस एटम का जो एटॉमिक मास यूनिट है या जो मास है वो कितना हो गया 4 AMU। अच्छा चलो एक क्वेश्चन देता हूं, तुम खुद कैलकुलेट करो, अगर कोई एटम है उसके अंदर 3 प्रोटॉन है और 3 न्यूट्रॉन है तो इसका मास कितना हुआ, पोज करो और सोल्व करो। चलो मैं बताता हूं, इधर देखो, अगर 3 प्रोटॉन है, 3 प्रोटॉन है, इसका मतलब उसका मास कितना है, मास कितना है, एक प्रोटॉन का मास 1 AMU, तो 3 प्रोटॉन का 3 AMU। 3 न्यूट्रॉन है, एक न्यूट्रॉन का 1 AMU, 3 न्यूट्रॉन का 3 AMU, या फिर 3 + 3 6, हर किसी का मास 1 है, तो यहां पे कितना हो जाएगा इसका मास 6 AMU एटॉमिक मास यूनिट। आई होप कुछ कुछ समझ में आया होगा एटॉमिक मास के बारे में भी। अच्छा बेटा पता है इन सब चीजों के बारे में अपन जो बुक अपनी केमिस्ट्री की 9th की 10th की उनमें भी पढ़ने वाले हैं वापस, ऐसा नहीं है सिर्फ यहीं पढ़ रहे हैं। स्पेशली जो क्लास 9th के बच्चे हैं उन सबको तो इसी बार पढ़ना है, जो 10th क्लास के बच्चे हैं पिछली बार पढ़ चुके होंगे या ना पढ़ा तो यहाँ ध्यान दे लो बेटा, ताकि दोबारा तुम्हें उन चैप्टर्स को खोलना ना पड़े और थोड़ी कंसेप्चुअल फीलिंग ले पाओ जो तुम्हारे 10th क्लास में चैप्टर्स हैं उनके अंदर। ओके अब अपने को AMU भी समझ में आ गया, तो अपने को देखो एटॉमिक मास काय के बराबर आ रहा है, AMU में आ रहा था ना एटॉमिक मास, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन। अभी अपने पास में देखो जो 2 वाला एग्जांपल लिया था कि इसमें 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है ना, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। तो इसके अंदर जो अगर अपन सिंपली करके आ रहे थे नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन है तो 2 यहां पे आ गया नंबर ऑफ प्रोटॉन की जगह पे, 2 न्यूट्रॉन है तो वो आ गया 2 न्यूट्रॉन, तो ये अपने पास में एटॉमिक मास के बराबर आ गया। इसका एटॉमिक मास 4 ही तो आ रहा था इन AMU, यहां पे AMU लिखा हुआ है, ध्यान रखना इस बात को अच्छे से है ना। अच्छा ये अपन ने देख ली, ठीक है कि मास का सीन क्या है। अच्छा चलो एक काम करो, एक क्वेश्चन और बता दो तुम, है ना, देखे से कितनी चीज समझ में आई है तुम्हारे। अपने पास एक एटम के अंदर 9 तो प्रोटॉन है एंड 10 या 11 न्यूट्रॉन है, 11 न्यूट्रॉन है, तो उसका एटॉमिक मास बताओ। ठीक है पोज कर लो और सोचो। अब एटॉमिक मास की अगर मैं बात करूं यहाँ पे मैं बताता हूं, चलो ठीक है, नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं, आप समझ लो, ध्यान दो बेटा ढंग से। एटॉमिक मास मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है। यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिलकर कितने हो गए 11 + 9 20, लेकिन 20 काय के अंदर AMU में, भाई वजन 20 क्या ग्राम किलो AMU, तो यहाँ पे अपने को पता है ये 20 AMU है। ठीक है अच्छा इसके साथ साथ में अगर मैं पूछता है इसका एटॉमिक नंबर बताओ, एटॉमिक नंबर बेटा थोड़ी देर पहले अपन ने क्या देखा था कि जो अपने पास में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वही अपना एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, यहाँ पे प्रोटॉन्स कितने हैं 9, तो एटॉमिक नंबर कितना हो गया इसका 9 या 9। एक और केस ले लेते हैं, यहाँ पे अपने पास में न्यूक्लियस के अंदर अपने पास में 12 प्रोटॉन है और 14 न्यूट्रॉन है या 12 ही न्यूट्रॉन है। तो यहां पर एक बात बताओ मेरे को, इसका एटॉमिक नंबर कितना हुआ और इसका एटॉमिक मास कितना हुआ। तो बेटा इसका एटॉमिक नंबर अगर अपन देखें तो एटॉमिक नंबर काय के बराबर होता है, बताओ एटॉमिक नंबर अपने पास होता है बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर। यहाँ पे अपने पास में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने 12, तो अपना एटॉमिक नंबर भी कितना हो जाएगा 12। एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब अगर अपन इसके मास की बात करें तो मास काय के बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर। तो 12 + 12 कितना हो गया अपने पास में 24 या 24, और ये किसके अंदर AMU में, तो 24 AMU। आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है अगर ना हुई है तो इसे काम करो वापस थोड़ा सा पीछे से करके देख लो। ओके
अच्छा, दो छोटी छोटी चीजें और बची हैं, वो और कवर कर लेते हैं, फिर इस वीडियो को भी समाप्त करते हैं। अच्छा, अब देखो, अगर अपने पास में एक एटम है, ठीक है, एक एटम के अंदर मैंने बताया कि अंदर तो रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर जैसे 5 प्रोटॉन है ना। तो जनरली क्या होता है, जितने प्रोटॉन होते हैं ना उतने न्यूट्रॉन होते हैं। कोई कंपल्शन नहीं है, कोई नियम नहीं है ऐसा, लेकिन ज्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है ना, जो अपने को पढ़ने हैं। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसके चारों तरफ चक्कर काट रहा होता है, ठीक है। तो मैंने बताया था कि ओवरऑल जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है, मतलब अगर इसके अंदर 5 प्रोटॉन है तो इसके अंदर ओवरऑल जो इलेक्ट्रॉन है वो भी कितने हैं, 5 है। ये इलेक्ट्रॉन है ना, 1 2 3 4 और 5। सर ऐसा क्यों बनाया, 2 अंदर और फिर 3 बाहर, ये बेटा समझाऊंगा थोड़ी देर में। कुल मिला के पर ये ध्यान दो, इसके अंदर अगर 5 प्रोटॉन है तो 5 ही अपने पास में इलेक्ट्रॉन है। तो ओवरऑल इसके ऊपर चार्ज कितना हो गया, 5 प्रोटॉन ने 5 इलेक्ट्रॉन को काट दिया और ओवरऑल चार्ज 0। अच्छा, ये बार बार गोले बनाने के बजाय अपन ना थोड़ा सा आसान तरीके से बना लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं। एक एटम को अपन ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, उसके अंदर 5 प्रोटॉन है ना, 5 न्यूट्रॉन है और 5 ही अगर इलेक्ट्रॉन है, तो +5 -5 ओवरऑल चार्ज कितना हो गया इस पे, 0। अब अगर मैं क्या करूं, मुझे मान लो इसके ऊपर चार्ज लाना है, तो मैं क्या करूं, देखो मैंने कहा था न्यूक्लियस को छेड़ना अपने लिए पॉसिबल नहीं, क्योंकि न्यूक्लियस देखो चारों तरफ से काय से घिरा हुआ रहता है, इलेक्ट्रॉन से घिरा हुआ रहता है ना। तो न्यूक्लियस को छेड़छाड़ कर पाना न्यूक्लियस के साथ अपने लिए इतना कन्वीनियंट या आसान नहीं होता। तो अपन क्या करेंगे, जैसे अपने पास में 5 प्रोटॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो अपन क्या करेंगे, इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को मैं बाहर निकाल दूं, एक इलेक्ट्रॉन को मैं बाहर निकाल दूं। तो एक बात बताओ, मेरे पास ये क्या बोलते हैं, इसमें से इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, बाहर निकाला है। बाहर निकालना ऐसे दिखाएंगे, है ना, बाहर निकालना ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। ये अपन ने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, एक यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोटॉन थे वो ऐसे कैसे रहेंगे, +5 का +5। जो न्यूट्रॉन है उनके साथ तो कोई छेड़छाड़ अपन ने किया ही नहीं। अब इलेक्ट्रॉन बेटा कितने रह गए, 5 में से एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया अपन ने, तो अब अपने पास इलेक्ट्रॉन रहे केवल 4। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव। तो ओवरऑल अपने पास एक बात बताओ, अब इस एटम के ऊपर कैसा चार्ज आ गया, देखो +5 -4 -1 चार्ज आया कि नहीं आया, बच्चों ध्यान दो, आया कि नहीं आया -1 चार्ज। भाई +5 -5 ओवरऑल 0 था, अपन ने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, -1 इलेक्ट्रॉन या सॉरी +1 चार्ज आएगा ना यहाँ पे, अपन ने यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही अपन ने यहां पे निकाला, अब अपने पास में प्रोटॉन तो रह गए 5 और इलेक्ट्रॉन रह गए 4। तो +5 -4 अपने पास में +1 चार्ज एक रह गया ना, तो यहाँ पे +1 चार्ज आ जाएगा अपने पास। और ये चार्ज +1 कितना, एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है ना। अच्छा, इसके अलावा एक और केस देखते हैं। अगर मान लीजिए अपने पास में 10 तो हैं प्रोटॉन, अपने पास में 10 ही हैं इलेक्ट्रॉन, या 12 है न्यूट्रॉन, और अपने पास में 10 ही हैं इलेक्ट्रॉन। ओवरऑल इसके ऊपर चार्ज कितना है, 0 है। अब मैं क्या करूं, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन डाल दूं, डालने को ऐसे दिखाएंगे अपना ना, इसमें इलेक्ट्रॉन डाल दिया तो एक बात बताओ बेटा, इसके ऊपर प्रोटॉन है वो तो 10 के 10 रहेंगे, जो न्यूट्रॉन है वो 12 के 12 रहेंगे। लेकिन अब जो इलेक्ट्रॉन अपने पास में, एक बात बताओ, 11 हो गए कि ना हो गए, 11 हुए कि नहीं हुए। अब देखो यहाँ पे +10 -11, तो यहाँ पे चार्ज क्या जाएगा, -1। अच्छा, कुछ समझ में आया यहाँ से। अगर अपन एक न्यूट्रल एटम में, एटम देखो न्यूट्रल है, इसके ऊपर चार्ज 0 है ना अभी, तो जिसके ऊपर भी चार्ज 0 होता है उसे अपन न्यूट्रल बॉडी कहते हैं। इस न्यूट्रल एटम के अंदर अगर अपन मान लीजिए इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं, सॉरी इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लेते हैं, तो उसके ऊपर तो आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, है ना। क्या चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। और अगर मान लीजिए एटम के अंदर अपन इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं न्यूट्रल एटम के अंदर, तो उसके ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। समझ में आया, एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो -1 चार्ज, है ना। अच्छा, इसी चीज को एक एग्जांपल और लेते हैं थोड़ा सा, फिर बाकी अपन डिटेल में तो चैप्टर के साथ डिस्कस करेंगे ही इसे। अच्छा, अब देखो, अगर मान लो मेरे पास में कोई न्यूक्लियस है, इसके अंदर अपने पास में कितना, 8 तो प्रोटॉन है ना, 8 ही अपने पास में न्यूट्रॉन है, और इसके साथ साथ में 8 ही अपने पास में इलेक्ट्रॉन है। ओवरऑल चार्ज इसके ऊपर 0। अब अपन ने क्या करा, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए। कितने इलेक्ट्रॉन निकाले इस बार, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए अपन ने। 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते क्या आ गया अपने पास में, ये तो आ गया +8, है ना। ये न्यूट्रॉन को सॉरी प्रोटॉन को तो अपन ने छेड़ा ही नहीं, न्यूट्रॉन से तो अपने को वैसे भी कोई मतलब है नहीं, ये न्यूट्रॉन ऐसे कैसे बेटा। 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, पहले 8 थे, अब कितने बचे, 6 केवल, है ना। तो इस बार चार्ज कितना आ गया, इस बार चार्ज आ गया +2। अगर देखो अपन 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे तो यहाँ पे चार्ज आ रहा है +2। इलेक्ट्रॉन निकालने पे चार्ज कैसा था, पॉजिटिव। एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो अपने पास चार्ज आता है +1, 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो अपने पास चार्ज आता है +2, 3 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो +3। ओके, इसके बाद में अगर अपन बात करें, अगर मान लो इसी के अंदर +8 प्रोटॉन, 8 न्यूट्रॉन और -8। अच्छा, वैसे इसका एटॉमिक नंबर बताना कितना है,
इसका एटॉमिक नंबर कितना है? इसका एटॉमिक नंबर है बेटा 8, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर। उसका एटॉमिक मास कितना है? 8 + 8 या 8 + 8 16। इसका जो एटॉमिक मास है वो 16 AMU है। अच्छा, इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने से इसका मास में कोई चेंज आया क्या? अभी भी देखो 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन, अभी भी इसका मास 16 है। तो इलेक्ट्रॉन के बाहर निकालने या डालने से मास के ऊपर खास फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है केवल चार्ज पे। ठीक है, ये चीज भी ध्यान रखना। दिख रही होगी ना ये चीज भाई? मास देखो पहले भी कितना था? 8 + 8 16, अभी भी कितना है? 8 + 8 16 AMU, है ना। अच्छा, इसके अंदर अपन ने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, क्योंकि प्रोटॉन तो अपन कुछ छेड़छाड़ी कर नहीं सकते। +8 ये -10, है ना। तो ओवरऑल इस पे चार्ज कितना आ गया अपने पास में? -2। 1 इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो -1 चार्ज आता है, 2 इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो -2 चार्ज आता है। अच्छा, इसके मास में कोई फर्क पड़ा? अभी एटॉमिक नंबर 8, अभी भी एटॉमिक नंबर तो 8 ही है, इलेक्ट्रॉन डालने से एटॉमिक नंबर पे फर्क नहीं पड़ता, है ना। 8 है तो इसका एटॉमिक नंबर, और इसके साथ साथ में अगर अपन बात करें तो इसका जो मास है वो कितना है? 16 AMU, और इसका मास भी कितना है? 16 AMU। बेटा ऐसा डिटेल में अपन जो बाकी चीजें हैं इस चैप्टर की पर्टिकुलर वो अपन आगे करेंगे, है ना। इसी चीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसमें अलग अलग तरह के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो भी अपन डिस्कस करेंगे, है ना। अच्छा, एक छोटी सी चीज और बच्चे 2 मिनट की वो और देख लेते हैं, फिर ये जो बेसिक्स हैं ये कंप्लीट होंगे और अपन चैप्टर वाइज अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब बात समझो। अगर मेरे पास में एटम है, मैंने तुम्हें ये बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है ये फ्री नहीं है, इसकी मनमर्जी नहीं चलती कि ये जहां मर्जी आए वहां घूमे। इसे सर्टेन फिक्स ऑर्बिटल्स में ही घूमना पड़ता है, इसके लिए रास्ते फिक्स बने हुए रहते हैं, उन्हीं में ये चलता है। ऐसा नहीं है जहां इसकी इच्छा हो वहां ये चले, है ना। तो यहां पे देखो अपन चलो अलग अलग रास्ते बना लेते हैं। पहला रास्ता, ये दूसरा रास्ता, ये तीसरा रास्ता, एंड सो ऑन। ये आगे से आगे चलते रहते हैं, इनफाइनाइट तक ये रास्ते, कोई लिमिट नहीं है। तुम्हें जितने इलेक्ट्रॉन डालने हैं ये रास्ते बनाते जाता है अपने हिसाब से। अच्छा, इन रास्तों की एक खासियत होती है बेटा, इनको डिटेल में बात तो अपन तभी कर पाएंगे, अभी सिर्फ नॉर्मली बात करते हैं। अच्छा, इन रास्तों को सबसे पहले तो उनका नाम देख लेते हैं। पहले रास्ते को बोलते हैं K, L, M, N, और चलते जाओ आगे, है ना। आती होगी ना ABCD। तो इन्हें अपन कहते हैं ऑर्बिटल्स। क्या कहते हैं? ऑर्बिटल्स, या फिर अपन इन्हें कहते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स, शेल्स, अलग अलग नाम है इनके जो अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी एक हल्का फुल्का आइडिया अपने को होना चाहिए। अच्छा, इनकी एक खासियत और होती है बेटा, ये जो पहला ऑर्बिटल होता है ना, ये पहला K, इसका नंबर होता है 1, जो L है इसका नंबर होता है 2, M का 3, N का 4, और ये जो पहला ऑर्बिटल है इसकी कैपेसिटी है केवल और केवल 2 इलेक्ट्रॉन की। इसकी जो कैपेसिटी है केवल और केवल 2 इलेक्ट्रॉन की, इसके अंदर केवल 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं आएंगे, है ना। और इसकी जो कैपेसिटी है वो है बेटा 8 इलेक्ट्रॉन्स की, इसके अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे। मतलब अगर मान लो तुम्हारे पास में एक न्यूक्लियस है ना, एक एटम है, एटम के अंदर अगर तुम सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन डालते हो तो 2 इलेक्ट्रॉन डालोगे तो सबसे पहले वो तो K में चले जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद में भी अगर तुम इलेक्ट्रॉन डालते हो तो फिर वो L में जाना चालू होंगे। फिर मान लो तुमने 8 इलेक्ट्रॉन और डाल दिए, फिर L भी भर गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसकी कैपेसिटी पूरी हो गई तो अपन क्या करते हैं, फिर भी अगर तुम इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो तो इसे आगे वाली शेल में चले जाएंगे। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, सिंपल सी चीज है। इसकी कैपेसिटी होती है 18 इलेक्ट्रॉन की। सर ये कैसे निकाल रहे हो? तो बेटा एक फॉर्मूला होता है 2n²। अगर अपने को फर्स्ट ऑर्बिटल का निकालना है तो इसका नंबर कितना है? 1, n की जगह 1 डाल देंगे तो 2 × 1 का स्क्वायर, जो कि आता है अपने पास में अगेन 2 के बराबर, है ना। जो L है इसका नंबर होता है 2, तो यहाँ पे 2 जो यहाँ पे ये है इसकी जगह 2 डाल दिया, 2 2 = 4, 4 2 = 8, स्क्वायर नॉर्मली पता होगा ना आपको। बात करें M की, तो M के अंदर मैंने कहा 18, तो सर ये 18 कैसे आया? तो यहाँ पे एक बात बताओ, N की जगह पे क्या डालूंगा मैं? 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर। 3 3 सा क्या होता है? 9, 9 × 2 18। सिमिलरली ये चीजें यहाँ तक आ जाती है बेटा। इन चीजों का ध्यान रखना। एटम, और एक चीज और ख्याल रखना बेटा, जो एटम है ना उसकी इच्छा रहती है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आए। इतने तो मैक्सिमम आ सकते हैं, इतने तो मजबूरी पड़े तो मैक्सिमम आ सकते हैं, लेकिन एटम की इच्छा होती है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहे? 8 इलेक्ट्रॉन्स रहे, ठीक है। उसे अपन कहते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेट, ठीक है। उसके बारे में भी अपन बात करेंगे डिटेल में जब चैप्टर में आएगा तब। लेकिन फिर भी इतना ध्यान रखना कि एटम की इच्छा होती है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहे? 8 इलेक्ट्रॉन्स रहे, ठीक है। बाकी बेटा बेसिक्स कंप्लीट हो चुके हैं अपने। अब ये वीडियो थोड़ा लेंथी हो गया।